हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 1 को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने यूनिट 1 स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने कहा था कि ये यूनिट खत्म हो गई है, जबकि वो थोड़ी मिस्टेक थी क्योंकि कुछ टॉपिक्स अभी बाकी है यूनिट 1 के। आज हम लोग का फाइनल ये यूनिट 1 खत्म होगा। तो चलिए, जहाँ तक हो गया था वहां से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोगों का ये भी कंप्लीट हो चुका था, परंपरागत भी हो गया था। देन हम लोगों ने जनसंचार भी पढ़ लिया था और दूरदर्शन के शैक्षिक लाभ भी पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है। ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है कि हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में कई तरह के आपके बोली बोली जाती, कई तरह के कास्ट होते, कितनी तरह के लोग रहते हैं। उसके बावजूद हम इंडिया में एक यूनिटी के साथ रहते हैं। यही क्या है आपका राष्ट्रीय एकीकरण। तो क्या लिखा हुआ है, नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स डेवलपिंग अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, यानी कि लोगों के अंदर एकता का भाव पैदा करना। इक्वालिटी, बराबरी, फ्रेटर्निटी एंड नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि हर एक मतलब पूरे कंट्री के हर एक सिटीजन के, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर, यानी कि लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट और रीजन अलग होने के बावजूद। इसकी परिभाषा की बात करें तो डॉक्टर राधाकृष्ण ने क्या कहा, नेशनल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूनिटिंग द पीपल ऑफ द कंट्री इमोशनली, सोशली एंड पॉलिटिकली, यानी कि राष्ट्रीय एकता का क्या मतलब है कि देश के लोगों में ऐसा भाव जागृत करना कि हम सभी एक ही देश के नागरिक हैं और हमारा हित एक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बहुभाषी और बहुधार्मिक होने के कारण, यानी कि इंडिया जो मल्टीलिंगुअल और मल्टी रिलीजियस कंट्री है, तो यहाँ पे यूनिटी क्या है, जरूरी है। फिर क्या है, प्रिवेंट द राइज ऑफ कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लोगों को उनके जात से, भेदभाव से, इन सबसे प्रिवेंट करने के लिए। फिर देश की अखंडता को सुरक्षित करने के लिए। और साथ में अगर देश का हर एक इंसान साथ में आगे बढ़ेगा तो देश क्या होगा, विकास की तरफ जाएगा और प्रगति करेगा। देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए। अब इसके महत्व की बात करें तो क्या महत्व है इसका, कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी, यानी कि बिना एकता के, अगर सपोज करिए कि कोई एक घर है आपका, घर में उसमें चार भाई रहते हैं, चार में अगर तीन सही है और एक गलत है, तो वो एक क्या करेगा, इस घर का बंटवारा कर देगा। ठीक है। इसी तरह कहने का मतलब है कि अगर देश में एकता नहीं होगी तो देश हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है। तो देश की एकता के लिए। सांस्कृतिक विविधता में एकता, यानी कि भारत की संस्कृति में बहुत सारी विविधता, उसके बावजूद एकता की मिसाल है ये। आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। ठीक है। डेमोक्रेसी आपकी स्ट्रेंथ होती है। और ग्लोबल इमेज क्या होती है, एनहांस होती है। एकता के बल पर क्या होता है, देश विश्व स्तर पर मजबूत होता है। अब शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण की बात करें, यानी कि रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल इंटीग्रेशन, तो यूनिफॉर्म करिकुलम, यानी कि पूरे देश में एक समान मूल्य आधारित शिक्षा से एकता को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप हैदराबाद में तो आपको कुछ और पढ़ाया जा रहा है, आप दिल्ली में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, कहीं मुंबई है कहीं और, सब जगह इक्वली। ठीक है। मोरल एजुकेशन, भाईचारा हर जगह सिखाया जाता है। ठीक है। हिस्ट्री और सिविक्स आपको हर जगह एक ही सिखाई जाती है, ऐसा नहीं कि दिल्ली में कुछ और बताया जाता है और मुंबई में कुछ और। ठीक है। लैंग्वेज हार्मोनी, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मान के साथ राष्ट्रभाषा हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश को भी जोड़ा जाता है। कल्चरल एक्टिविटीज स्कूलों में होती है, सेलिब्रेशन होता है नेशनल फेस्टिवल्स का, नेशनल सिंबल्स के रिस्पेक्ट किए जाते हैं। अब इनमें बाधाएं क्या क्या है, देखिए, सबसे पहले तो कास्टिज्म है। ठीक है। जातिवाद भारत की प्राचीन सबसे गहरी सामाजिक समस्या है। ठीक है। क्या होता है इसमें, ये समाज को क्या करती है, ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध, स्पर्श अस्पर्श जैसे आधारों पर क्या कर देती है, बांट देती है। और जातिवाद सोच जो आदमी को जन्म के आधार पर या बड़ा बताती है या कम बताती है। ठीक है। तो बेसिकली जातिवाद की जो मानसिकता की वजह से क्या होता है, समाज में आपस में भेदभाव होता है, टकराव होता है, जिससे क्या होती है, राष्ट्रीय एकता आपकी कमजोर हो जाती है। और राजनीति में भी जातिवाद का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, वोट लेते हैं। ठीक है।
रीजनलिज्म यानी कि मान लीजिए कोई ईस्ट है, कोई वेस्ट बंगाल है, कोई कहीं है, तो रीजनल के हिसाब से भी लोगों में क्या क्या आती है, राष्ट्र के लिए बाधाएं आती है। यानी कि रीजनलिज्म मीन्स गिविंग अनड्यू इंपॉर्टेंस टू ओन्स स्टेट और रीजन ओवर नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि अपने स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाते हैं। और जब पीपल प्रायोरिटाइज करते हैं लोकल आइडेंटिटी को नेशनल के ऊपर, यानी कि कंट्री से बढ़ के हम अपने लोकल आइडेंटिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये क्या क्रिएट करता है, डिवीजन और रिसेंटमेंट क्रिएट करता है। दिस लीड्स टू डिमांड फॉर सेपरेट ट्रीटमेंट, और ये क्या डिमांड करता है कि हमें एक अलग तरह से ट्रीट किया जाए, डिस्प्यूट किया जाए ओवर रिसोर्सेज से, और डिक्लाइन किया जाए नेशनल फीलिंग से। स्लोगन लाइक माई स्टेट फर्स्ट हर्ट द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारा एक आइडिया है कि विविधता में भी एकता हो, वो ये स्लोगन जो है माई स्टेट फर्स्ट, यानी कि मेरा राष्ट्र पहले है, ये स्लोगन उसको क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। फिर कम्युनलिज्म की बात करें कि सांप्रदायिकता से, तो कम्युनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ हेट्रेड और इनटॉलरेंस टूवर्ड्स पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स, यानी कि हम अपने रिलीजन को अच्छा समझ रहे, दूसरे के रिलीजन को खराब। इससे क्या हो रहा है कि रीजनल ग्रुप बन रहे हैं और खुद को सुपीरियर कह रहे हैं बाकियों से, और क्या हो रहा है, रायोट्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है और मिसट्रस्ट हो रहा है। और क्या आपका कम्युनल जो रायोट्स कर रहे हैं उसकी वजह से क्या कॉज हो रहा है, बहुत बड़ा डैमेज हो रहा है, किसका किसका, जिंदगी का, प्रॉपर्टी का, किसकी प्रॉपर्टी, इंडिया की प्रॉपर्टी। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट गिव्स पावर टू divisive forces and weakness the secular fabric of the nation। फिर हम लैंग्वेज पे आ जाए, यानी कि लिंग्विज्म, भाषावाद। तो इंडिया के पास अभी हमने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत सारी तरह की लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि उसकी कल्चरल स्ट्रेंथ है। जबकि पीपल जो है वो बिगिन करने लगते हैं अपने लैंग्वेज को जब हर एक कॉस्ट पे वो प्रेफर करने लगते हैं, तो इसी को क्या कहते थे, भाषावाद। और लिंग्विस्टिक चाओइज्म क्रिएट क्या करता है, डिवीजन, ठीक है, अमंग सिटीजन्स, यानी कि ये बाकी लोगों के कंपैरिजन में अपने आप को जब बढ़ावा दिखाने लगते हैं तो वो डिवीजन को बढ़ावा देते हैं। और ये डिवीजन क्या करता है, रिड्यूस करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपस की अंडरस्टैंडिंग को खत्म करने लगता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आपके राष्ट्रवाद के लिए सबसे ज्यादा एक बाधा है। तो पॉलिटिक्स शुड एम एट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन, यानी कि राजनीतिक का यूज सिर्फ और सिर्फ नेशन की यूनिटी के लिए यूज करना चाहिए। जबकि जो कुछ पॉलिटिशियंस है वो एक्सप्लॉइट क्या करते, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, किसके लिए, वोट्स के लिए, ताकि वो डैमेज कर सके क्या, यूनिटी को, ठीक है। डिविजाइव स्पीच देते हैं, हेट कैंपेन्स लगाते हैं, पोलराइजेशन वीकेंड डेमोक्रेसी और फ्यूल टेंशन देते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय एकता के लिए क्या क्या शैक्षिक कार्यक्रम हम कर सकते हैं, तो देखिए 3 तरह का होता है। एक प्राथमिक स्तर होता है, ठीक है, प्राइमरी जिसको कहा जाए। एक आपका माध्यमिक स्तर होता है जो कि स्कूल वगैरह। फिर एक आपके यूनिवर्सिटी स्तर का होता है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पे बात करें तो वैल्यू एजुकेशन, टीचर यहाँ पे बच्चों को बचपन से ही क्या सिखाती है, ऑनेस्टी, काइंडनेस और राष्ट्र के प्रति प्यार, कॉपरेशन, और अर्ली मतलब बहुत बचपने से ही, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान भी सिखाती है, जैसे नेशनल फ्लैग है, एंथम है और एम्ब्लेम है। कहानी और कविता के माध्यम से भी सिखाती है, उन्हें पेट्रियोटिक पोएम्स सुनाती हैं, स्टोरीज सुनाती हैं, फोक टेल्स करती हैं, ठीक है, सुनाती हैं। और ग्रुप एक्टिविटीज जैसे कि आर्ट, डांस, सॉन्ग कंपटीशन, ये सब क्या करती हैं, सारी लोगों को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन भी करते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ठीक है। अब माध्यमिक स्तर पे बात करें तो बच्चों को हिस्ट्री वगैरह, हाईलाइट्स द रोल ऑफ ऑल कम्युनिटी, हिस्ट्री में हर एक कम्युनिटी का जो जो रोल है नेशनल बिल्डिंग में उनको बताया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर हम निबंध लिखवाते हैं, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसा अभियान कराते हैं, ठीक है, यानी कि एक प्रोग्राम इनिशिएट कराते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, किस लिए, ताकि प्रमोट कर सके अपने इंटर स्टेट कल्चरल को। एनसीसी और स्काउट गाइड कराते हैं, ठीक है। भाषाई समावेशिता, यानी कि टीच स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज होने के बाद भी एक यूनिटी होनी चाहिए उनके अंदर। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, और किस तरह के, सेक्युलरिज्म के, कॉन्स्टिट्यूशन के, यूनिटी के और डेमोक्रेसी के। एनएसएस होता है जहाँ पे स्टूडेंट सोशल सर्विस, रूरल अपलिफ्टमेंट और कम्युनिटी वर्क करता है। फिर यूथ फेस्टिवल वहाँ होता है जहाँ पे इंटर स्टेट स्टूडेंट प्रमोट करते हैं इंटरैक्शन को, किसके जरिए, कल्चरल इवेंट्स के जरिए। सामाजिक एकता विषय शोध, यानी कि रिसर्च होता है सोशल यूनिटी पे। मोरल लीडरशिप ट्रेनिंग होती है।
अब ये तो था राष्ट्रीय, अब अंतरराष्ट्रीय स्टेट पे हम बात करें, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ पीस। ये डेवलप क्या कर रहा है? समझ जाइए, शांति को की फीलिंग को, कॉपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हार्मोनी, कहाँ पे? बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। और एंड नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या एम्फेसाइज करता है? ह्यूमन वैल्यू बियॉन्ड रेस, रिलीजन, बॉर्डर और नेशनैलिटी। यानी कि बॉर्डर हो, नेशनैलिटी हो, यानी कि कोई इंडिया से, कोई फ्रांस से, कोई अमेरिका से, इनके बियॉन्ड जाकर के वो इंसानियत को एम्फेसाइज करता है, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ती है अंतर्राष्ट्रीय की? ताकि वैश्विक शांति बनी रहे, ठीक है। यानी कि अगर हम इंसानियत को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए हम फ्रांस के लोगों को भी अपने बराबर समझ रहे हैं, अमेरिका के, लंदन के, जापान के, तो क्या हो रहा है कि ये जो वर्ल्ड लेवल पे वॉर होते हैं वो नहीं होगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा? साइंटिफिक चीजों में डेवलपमेंट होगा, वैश्विक समस्याओं का समाधान होगा, और हम अदर कंट्रीज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ह्यूमैनिटी का तो आपका डेवलपमेंट होना ही होना है। फिर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इसके क्या सिद्धांत है? तो पहला है हमारा उदारता तथा स्वतंत्र चिंतन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉड माइंडनेस एंड फ्री थिंकिंग। तो क्या हुआ? एजुकेशन शुड एम एट नर्चरिंग ओपन माइंडेड इंडिविजुअल्स हु रिस्पेक्ट ग्लोबल डाइवर्सिटी, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर रिस्पेक्ट करता है लोगों की, एजुकेशन का मेन मकसद वही होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट लर्न टू अप्रिशिएट डिफरेंट कल्चर्स, बिलीव्स एंड व्यू पॉइंट्स, यानी कि बच्चों को सबसे ज़्यादा ये ज़रूर पढ़ाना चाहिए कि हमें दूसरे के कल्चर्स को, बिलीव्स को, देखने के तरीके को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्हें पढ़ाना चाहिए कि हर एक इंसान की अपनी सोच, अपने रिलीजन, अपने कल्चर अलग अलग होते हैं, उसके बाद भी वो रिस्पेक्ट के काबिल है, उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और ये प्रिंसिपल जो है वो बेड रॉक ऑफ इंटरनेशनल गुडविल, यानी कि ये सिद्धांत क्या हो? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का मूल आधार हो। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, यानी कि आज के वैश्विक युग में कोई भी देश पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है, हर राष्ट्र को किसी न किसी रूप में दूसरों पर निर्भर है। किसी को तेल की जरूरत होती है, किसी को पानी की जरूरत होती है, किसी को कोई चीज की, ठीक है। कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री आज के टाइम में नहीं है। तो एजुकेशन शुड डेवलप द अंडरस्टैंडिंग दैट द वर्ल्ड इज वन फैमिली। एजुकेशन को कैसा होना चाहिए कि वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। और इशू सच एज नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि हेल्थ, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, ये आर ग्लोबल एंड हैव टू बी एड्रेस्ड कलेक्टिवली। इनको हम एक साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रू पेट्रोटिज्म, यानी कि ट्रू जो पेट्रोटिज्म होता है उसका मतलब क्या होता है? लविंग वंस ओन कंट्री विदाउट हेटिंग अदर्स, यानी कि अपनी कंट्री को तो हम प्यार कर रहे हैं लेकिन हम दूसरे की कंट्री को हेट नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट मस्ट बी टॉट टू सर्व देयर नेशन वाइल ऑल्सो रिस्पेक्टिंग इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन, यानी कि अपने नेशन के लिए अगर काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरों के कंट्री का एक पीस बना रहना चाहिए, उनको कॉपरेट करते रहना चाहिए। और जो रियल पेट्रोटिज्म होते हैं वो सपोर्ट करते हैं नेशनल प्राइड और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? ये सोल ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सहिष्णुता जो है वो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की आत्मा है। स्टूडेंट मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट डिफरेंस इन रेस, रिलीजन, थॉट एंड बिहेवियर। स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को, ठीक है। टॉलरेंस लीड्स टू पीसफुली कोएग्जिस्टेंस एंड ग्लोबल हार्मोनी। फिर हायर प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोटिज्म, यानी कि पेट्रोटिज्म शुड राइज अबव नैरो नेशनलिज्म एंड अलाइन विद यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि ये सीमित दृष्टिकोण से ऊपर उठ करके बात करें तो मानवता के हित के लिए होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट को ये भी पढ़ाना जरूरी है कि नेशनल प्राइड और ग्लोबल पीस ये एक साथ आते हैं, ठीक है। आप सिर्फ अपने कंट्री को प्राइड पे और दूसरे के इंटरनेशनल लेवल पे आप हेट्रेड नहीं कर सकते हो। और जो ट्रू पेट्रियट होते हैं वो कैसा काम करते हैं? नॉट जस्ट फॉर हिज कंट्री बल्कि बेटरमेंट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत की अच्छाई के लिए करते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का? कि आज का जो दौर चल रहा है ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है, इसमें क्या होता है? डिफरेंट कंट्रीज, पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव बीन कनेक्टेड थ्रू ट्रेड, कल्चर, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। हर एक कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग एक दूसरे से इन जरियों से जुड़े होते हैं। इस सिचुएशन में इस एम ऑफ एजुकेशन ये नहीं होना चाहिए कि नॉट ओनली बी नेशनल नहीं होना चाहिए बल्कि
इंटरनेशनल आउटलुक पे होना चाहिए। एजुकेशन के जरिए हम डेवलप कर सकते हैं शांति, कोएग्जिस्टेंस, टॉलरेंस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भाईचारगी अपने नए जनरेशन में। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यानी कि इसमें सबसे पहला क्या है, विश्व शांति की स्थापना। अगर हम एक दूसरे के कंट्री की समझ जाइए अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, प्यार करें, लोगों को अपने को ऊंचा दिखा के उन्हें नीचा ना दिखा उन कंट्री को, तो क्या होगा कि कोई वॉर नहीं होगा, तो शांति होगी, मानवता की भावना का विकास होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी की हम रिस्पेक्ट कर पाएंगे, टॉलरेंस और कॉपरेशन को हम प्रमोट कर पाएंगे, फिर ग्लोबल आउटलुक को भी बढ़ा पाएंगे, ग्लोबल नॉलेज को एक्सचेंज कर पाएंगे, यानी कि किसी कंट्री में कोई चीज अच्छी पढ़ाई जाती है तो वो हमारी कंट्री में दे सकते हैं, हमारी कंट्री से उनकी कंट्रीज में, ठीक है। एम्पावर्ड ग्लोबल सिटीजन्स बना पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। ये आपकी यूनिट 1 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको जरूर तैयार कीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, सरकारी नियंत्रणों, नियमों और प्रतिबंधों को समाप्त करके आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक क्षेत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना। यानी कि इन चीजों को भले खत्म कर दिया जाए, लेकिन शिक्षा को, आर्थिक को, सामाजिक को, इन सबको हमें फ्रीडम देनी चाहिए। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, सरकार आर्थिक गतिविधियों पर लगाए गए नियंत्रण को हटाती है ताकि जो आपकी पर्सनल एरियाज हैं उनको अवसर और स्वतंत्रता मिल सके। इसकी विशेषताएं क्या है, एंडिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन इन इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट जो रेगुलेट करती है कि इसमें इकोनॉमिक और एजुकेशनल सेक्टर पे इनको कम खत्म किया जाए। इनकरेज करती है क्या, प्राइवेट सेक्टर को, प्रमोट करती है हेल्दी कंपटीशन को और सपोर्ट करती है ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन को। अब एजुकेशन में उदारीकरण का यानी कि लिबरलाइजेशन का क्या यूज है, तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन लिबरलाइजेशन मतलब क्या है, अलाउइंग प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को, ऑटोनॉमस बॉडीज को, किस लिए, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके मैनेज में और एजुकेशन डिलीवर करने में, ठीक है। इसका मेन एम क्या होता है, एजुकेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड डिमांड ओरिएंटेड अलाइंड विद मार्केट नीड्स, जैसी मार्केट में नीड है उस हिसाब से हम एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बना सके और जैसे डिमांड है वैसे ओरिएंट कर सके। जैसे स्टैब्लिश ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, आज आप देखते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितनी बढ़ गई, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन स्कूल और कॉलेज और ट्रीटिंग एजुकेशन एज एन इंडस्ट्रीज रेदर देन अ सर्विस। इसकी शैक्षिक चुनौतियां क्या है कि अनइक्वल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता हो रही है, और आजकल क्या हो गया है, लोग सिर्फ कमाने में लग गए हैं, पढ़ाने में नहीं, ठीक है। पुअर और मार्जिनाइल सेक्शन को क्या करते हैं, ये लोग गरीब और वंचित वर्ग को नेग्लेक्ट कर देते हैं और सोशल वैल्यू ऑफ जो एजुकेशन में होनी चाहिए उसको कम करने लग रहे हैं। अब निजीकरण क्या होता है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप, यानी कि हम अपनी चीज आपके नाम कर रहे हैं, यही क्या हो गया, निजीकरण। मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सर्विस या इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड इंडिविजुअल्स, अलग अलग को प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या कॉर्पोरेशन हो। द गोल इज टू एनहांस एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी एंड कॉम्पिटेटिवनेस, यानी कि इसका क्या गोल है कि वो एफिशिएंस बना सके, अकाउंटेबिलिटी बना सके, क्वालिटी दे सके। ये बेस होता है इस बिलीफ पे कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिट ओरिएंटेड है, देयर बाय रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, ताकि वो गवर्नमेंट के ऊपर से थोड़ा बर्डन कम कर सके। अब एजुकेशन में क्या ये इसका रोल है कि व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द डिलीवरिंग एजुकेशन शिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्राइवेट कंपनीज, जब गवर्नमेंट से प्राइवेट कंपनीज को एजुकेशन मतलब जो उनका बर्डन है वो कम कर दिया जाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट स्कूल्स को देख के, ट्रस्ट को या इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसका मेन मकसद क्या होता है, इसका मेन मोटो होता है कि एजुकेशन को ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड, एम्प्लॉयमेंट ड्राइवन और बिजनेस लाइक बना सके। इसकी विशेषताएं क्या होती है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफर होते हैं प्राइवेट ओनरशिप को, सर्विस जो है वो रन करती है प्रॉफिट मोटिव से, ठीक है। रिलैक्सेशन होता है पॉलिसीज और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं वो लाते हैं इनोवेशन टू आउटपुट फॉर्म ईच अदर, ठीक है। एम्फेसाइज होता है टाइमली और क्वालिटी डिलीवरी होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज्यादा आंसरेबल होते हैं आउटकम के लिए और रिटर्न्स के लिए। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि पब्लिक एक्सपेंडिचर में रिडक्शन हो, सरकारी खर्च में कटौती हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव, ताकि शिक्षा में निजी क्षेत्र की पूंजी निवेश बढ़ा सके, ठीक है।
क्वालिटी इंप्रूव होती है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन होता है और फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है। इसके लाभ क्या है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर ब्रिंग्स बेटर रिजल्ट, ज़्यादा एजुकेशन चॉइस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होता है, और फास्टर और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, जॉब ओरिएंटेड होता है। अब इनके डिसएडवांटेज क्या है कि ये कॉमर्शियलाइजेशन होते हैं एजुकेशन के लिए, यानी कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जा रहा है, ठीक है। गरीब और वंचित लोग इससे दूर रह पा रहे हैं, ठीक है। फीस काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटी की होती है, सामाजिक असमानता में बढ़ावा हो रहा है, मूल्य आधारित शिक्षा में कमी हो रही है, ठीक है। निजी संस्थानों में अपना मनमाना रवैया लोग करते हैं और सरकारी संस्थानों की उपेक्षा करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए कंट्री क्या करती है, अक्रॉस द वर्ल्ड बिकम इंटरकनेक्टेड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से कंट्री इंडिपेंडेंटली अब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। ये ट्रांसफॉर्म करती है वर्ल्ड को इनटू अ ग्लोबल विलेज, allowing the rapid exchange of information, service, goods and ideas beyond borders, ठीक है। इसके मुख्य क्षेत्र क्या है, मेजर एरियाज? तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इसका कैसे एक्सपेंड, आजकल आप देख रहे हैं कि ट्रेड बहुत बढ़ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ओपन मार्केट। एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन, तो इसमें क्या हो रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सचेंज प्रोग्राम एंड ग्लोबल करिकुलम। टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। इसके प्रॉफिट क्या क्या है कि एजुकेशन में इनोवेशन आ रहा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हो रहा है, बेहतर उच्च शिक्षा का अवसर मिल रहा है, तकनीकी संसाधनों में उपलब्धता हो रही है, सांस्कृतिक सहिष्णुता में वृद्धि हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की उपलब्धता, वैश्विक शिक्षक प्रशिक्षण हो रहा है, ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा हो रही है। हानियां क्या है कि लोग एजुकेशन को एक व्यवसाय बना लिए, ठीक है। स्थानीय भाषा व संस्कृतियों का क्षय। अब क्या हो रहा है, आप मान लीजिए हिंदी जान रहे हैं, आप किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है कि भाषाओं की दिक्कत हो जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा हो रही है, केवल बड़े शहरों तक ही ये सीमित है, टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंडेंट है, और शिक्षा में असमानता होती है, मूल्य आधारित शिक्षा का ह्रास होता है और एक रूपीकरण का खतरा होता है। अब बात करें सोशल मीडिया और शिक्षा। तो सोशल मीडिया क्या है, वो एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या होता है, लोग विचार, जानकारी, चित्र, वीडियो, अन्य कंटेंट साझा करते हैं। जैसे अभी देखिए हम यहाँ पे यूट्यूब क्या आपका एक सोशल मीडिया है, इससे हम आपको एक अपनी पढ़ा रहे हैं आपको, और जानकारी घर बैठे मिल जाए, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, ठीक है। इसके लाभ क्या है आपके, ऑनलाइन लर्निंग है, आप घर बैठे कहीं भी पढ़ सकते हैं, ऑडियो विजुअल शिक्षण, आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है उसमें जो एक है आंख, कोई भी चीज समझने में आधे से ज्यादा काम, यानी कि 75 to 80% काम तो इसी का होता है। तो अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उससे ज्यादा अगर कोई चीज आप देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, तो वो आपको ज्यादा समझ में आता है। और जो मल्टीमीडिया के जरिए ऑनलाइन लर्निंग होती है, इसमें क्या होता है, 3D एनिमेशन के जरिए आप पढ़ पाते हैं, ठीक है। शिक्षा और छात्र का संवाद आसान हो गया, किसके जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ई प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो जा रहा है, एफोर्डेबल या फिर फ्री कोर्सेज अवेलेबल है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। जैसे आप अभी देखिए हम ये फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करें और आप घर बैठे इसको ले पा रहे हैं, ठीक है। हेल्प करता है स्टे अपडेट करने में, ठीक है। दोष क्या, अच्छा डिस्ट्रैक्शन, जैसे मान लीजिए अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सडन आप पे कोई इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आया, आपने सोचा चलिए देख लेते हैं, या व्हाट्सएप पे, जैसे ही आपने खोला, अब वहां पे कैसे 1 घंटा गुजर जाता है ना, आपको पता ही नहीं चलता है। तो ये क्या हो गया, आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया। बहुत सारे आजकल र्यूमर्स भी यहाँ इसके जरिए फैल जाते हैं, ठीक है। लेजीनेस भी हो रहा है, यानी कि एक इंसान मोबाइल लेके एक ही जगह पड़ा हुआ है, तो क्या हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी से वो कम हो रहा है, ठीक है। और बहुत कम उसको ज्ञान मिल रहा है। आजकल आप देखते होंगे शॉर्ट्स है, रील्स है, इनके काफी ज्यादा क्रेज बढ़ गए। तो आप जब इतना ही देखेंगे तो आप डिटेल्ड में चीजें कहाँ जान पाएंगे ना, आपके अंदर आदत होगी कि आप इन चीजों को देख पाए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेटा एंड इक्विपमेंट, यानी कि इसमें आपको हर किसी को मोबाइल चाहिए, अगर घर में 5 हैं तो 5 के पास मोबाइल और 5 के पास इंटरनेट भी है, ठीक है। तो ये क्या है कि ज्यादा पैसे लग रहे हैं। इसकी मतलब प्रभाव क्या है कि इसका एजुकेशन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मीडियम माना गया, जिससे क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से फौरन जुड़ पाते हैं। यानी कि जैसे सपोज करिए हमने ये पढ़ाया, अब आपका अभी पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ी देर बाद दिल करे, तो ऐसा नहीं है कि आपके ये 9 to 4 स्कूल है कि आप उसी टाइम पढ़ पाएंगे, तो पढ़ पाएंगे। आपने जैसे ही सोचा कि चलो अभी पढ़ते हैं, आपने यूट्यूब खोला, मेरा चैनल सर्च किया और फौरन आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है।
एक इसके मीडियम से क्या होता है, शैक्षिक सामग्री आसानी से एक दूसरे को भेज सकते हैं। मेजर इम्पैक्ट क्या है कि क्विक कम्युनिकेशन हो सकता है, जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए। इजी एक्सेस होता है ई नोट्स, यूट्यूब या गूगल ड्राइव के जरिए। बेटर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वीडियोस के जरिए। ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है लर्नर्स और टीचर्स के बीच में। और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है। इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि मेजर ड्रॉबैक क्या है, गेम्स, रील्स और चैटिंग, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक कंटेंट। और साथ में क्या है कि डिजिटल यूज ज्यादा करने पे, स्क्रीन टाइम यूज करने पे थकावट होने लगती है, कॉस्टली इंटरनेट है, गैजेट्स है, साइबर बुलिंग होती है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, तो डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप कहीं भी, तो आप गांव में भी बैठे हैं लेकिन आप उसके जरिए क्या कर सकते हैं, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है कि होम बेस्ड लर्निंग है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। रिसोर्स बेस्ड टीचिंग है, यानी कि किसके जरिए, ऑडियो, वीडियो और डिजिटल मीडिया के जरिए। डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, दूर दराज के लोग भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, ताकि वो दूर के लोगों तक, हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना, बरा, बरा मतलब लगातार शिक्षा देना। महिलाओं को भी शिक्षा साक्षरता देने से, कुछ गांव में लड़कियों को बाहर अलाउ नहीं है, तो वो गांव में भी, घर में भी रह के पढ़ सकती हैं, जीवन भर सीख सकते हैं और शैक्षिक अवसरों में समानता लाता है। आवश्यकताएं क्या हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल्स कैन नॉट अटेन रेगुलर क्लासेस। अब मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है और वो, उसकी नीड है जॉब करना, तभी वो आगे की पढ़ाई कर सकता है, उसके पास पैसे होंगे, तो वो क्या, अब ये ना हो कि पहले वो कमाए कुछ साल, फिर सेविंग करे, फिर वो पढ़े, बल्कि वो कमाने के साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग के जरिए पढ़ाई भी कर सकता है, वो उसका पार्ट टाइम हो गया, ठीक है। रिमोट लर्नर्स को बढ़ावा देता है, ठीक है। लड़कियां क्या है, घर के काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकती हैं और डिजिटल माध्यमों का हम यूज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके हमारे हो गए आज क्लास। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करना मतलब हर एक चाइल्ड को, हर एक चिल्ड्रन को, बच्चे को, उन चाहे वो फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, इमोशनल, सोशल, लिंग्विस्टिक, चाहे वो कोई भी तरीके से विविध हो, लेकिन सबको बराबर देना, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है कि इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देना हर एक चिल्ड्रन को, बिना किसी भेदभाव के। एक्सक्लूजन को एलिमिनेट करना और डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। सोशल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, टू इंटीग्रेट चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स टू इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। मानवाधिकार और समानता के सिद्धांत को लागू करना, ठीक है। टू प्रोवाइड लर्निंग इन अ नेचुरल एंड इंक्लूसिव सेटिंग। नेक्स्ट, शिक्षकों की संवेदनशीलता और कौशल में वृद्धि करना। तो ये आज हमारी पहले पेपर की पहली यूनिट खत्म हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को काफी मजा आया होगा ये यूनिट पढ़ के, और काफी चीजें आपकी नॉलेज भी एनहांस हुई होगी। थैंक